किसी भी वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आप बताते हैं कि इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करें, इस पेज के इस एलिमेंट में जाएं, यहाँ से ये वैल्यू पिक करें, यहाँ पे ये वैल्यू जो है आप सेट करें। जबकि रिएक्ट में हमारा जो है वो काफ़ी डिफरेंट अप्रोच है, हमारी फंक्शनल अप्रोच है। हम जो है जो भी टास्क होता है उसको स्मॉलर एटॉमिक लेवल पे ले आना चाहते हैं, यानी कि जो बेस्ट अप्रोच ये है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपका जो भी कंपोनेंट हो वो एक वक्त में एक जॉब कर रहा हो। ठीक है, आपको ऐसे कंपोनेंट नहीं बनाने चाहिए कि जिसमें आप मल्टीपल एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, या अगर आपके कंपोनेंट में मल्टीपल एक्सपोर्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि वो एलिजिबल है, इसको आप मजीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्मॉलर कंपोनेंट्स में। और रीज़न इसका यही है कि आप रीयूजेबल कंपोनेंट्स बन जाए, जो कि स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि आपने फॉर एग्जांपल कि आपका एक कंपोनेंट है कि जो एज डिस्प्ले करता है, एक फंक्शन है कि जो आपकी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करता है, तो आप इनको डिफरेंट कंपोनेंट्स बना के यूज़ कर सकते हैं ओवर ये एप्लीकेशन जहाँ भी आप चाहें। और इनको जो बाइंड करने का जो तरीका जो है, जो आपने एक्सप्लेन किया था, जो हम देख चुके हैं कि हम उनको ग्लोबल प्रोवाइडर के थ्रू और जो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें जो है दोनों ऑप्शन है कि हम प्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि इनिशियल इवोल्यूशन का, जिसे कहते हैं कि आप अगर आप एक बात कर रहे हैं कि एक स्कूल लेवल पे चीज़ है, एक इंटरमीडिएट है, एक ग्रेजुएट लेवल पे, तो अगर आप स्कूल लेवल की आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप प्रॉप्स यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे ऊपर आप जाएंगे तो आप हुक्स यूज़ करेंगे, उससे ऊपर आप जाएंगे तो फिर आप जो है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई टाइप की हम जो है डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा, बाकी रही कॉन्टेक्स्ट जो सिंटैक्स की बात, तो सिंटैक्स जो है ऑलमोस्ट जावा स्टाइल है। इसमें जो है हम जावा का ही सिंटैक्स यूज़ करते हैं, JSX यूज़ करते हैं, जो कि विच इज़ मोर लाइक HTML बट स्लाइटली डिफरेंट होता है। और एग्जीक्यूशन भी जो है उसकी जो है वो काफ़ी स्मूथ होती है, और आपके पेज जो है यूनिडायरेक्शनल, आप जो कोड एग्जीक्यूशन है, हम एक कंपोनेंट बनाते हैं एक फंक्शन, तो उसको अपडेट करते हैं, और जब भी कंपोनेंट रेंडर होता है तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है, जो कि डिफरेंट है हमारे पास जो पहले लैंग्वेज थी जो एंगुलर.js है, तो वो जो है बाई डायरेक्शनल जो है डेटा फ्लो होता है, इसमें जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। और जो नई अब एप्लीकेशन आ रही हैं वो उसी को फॉलो कर रही हैं, और वो दे ट्राइंग टू डू अ यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि उसको डीबग करना आसान होता है, कोड लॉजिक को अंडरस्टैंड करना आसान होता है। तो एक अच्छा, जनरल हाई लेवल जो इसमें है वो डिफरेंसेस हैं रिएक्ट में, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और आप एप्लीकेशन में जो है आपकी जो फॉर्मेटिंग है, जो आपका फ्रंट एंड है, उसको भी आप कंपोनेंट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। डायनामिकली आप डिफरेंट क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आपके कंपोनेंट के, आप एक ही बटन को यूज़ करके उस पर दो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर आपने क्लिक किया तो बटन का टेक्स्ट चेंज हो गया, उस पर आपको डिफरेंट आ गया, आपने अगेन क्लिक किया देन इट कैन एग्जीक्यूट अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी। तो इस लिहाज से जो है हमारा कोड काफ़ी क्लीन होता है। और जो भी जो बेसिक अप्रोच है जो मैंने डिफरेंट बुक्स में देखी है या वीडियोस में देखी है, और जो बेस्ट अप्रोच यही है कि आप जितने ज़्यादा कंपोनेंट बनाएं उतना अच्छा है, और जितने एटॉमिक आपका कंपोनेंट हो उतना ज़्यादा बेहतर है। ब्रेक डाउन करें ज्यादा से ज्यादा, यानी आप लोअर लेवल तक लेके जाएं। हाँ, हम जैसे बना रहे थे, जैसे मैंने भी इनिशियली बनाया, दैट वाज माय मिस्टेक कि मैं एक कंपोनेंट बनाया, मैंने उसमें हर चीज़ उसी में कर दी मैंने। ठीक है, बट दैट वाज माय स्टार्टिंग, मैंने उसको स्टार्ट किया कि एक ही कंपोनेंट बनाया, फिर मैंने देखा कि अच्छा मैंने इसमें जो है वो 10 काम कर रहा हूँ। देन आई टुक वन आउट, देन टुक सेकंड आउट, जो कि ऐसी बात है मेरी लर्निंग थी, मैंने एक अपना प्रोसीजर अप्रोच अप्लाई करके एक जॉब कर ली। नाउ आई वांट टू मेक इट एफिशिएंट, तो फिर आप उसको ब्रेक करते जाएं। जो आपकी अपनी एप्लीकेशन है भी, आपने जो बनाई है वर्किंग एप्लीकेशन, नेक्स्ट स्टेप या ये कर सकते हैं कि आप अपने जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको देखेंगे कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जिसको मैं मजीद ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। सही तो बात है। जो भी आप ब्रेक डाउन करेंगे वो देन इट मेक्स इट क्लीनर कोड और मोर स्टैंडर्ड कोड। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी, कल भी हमने इस पर डिस्कस किया लेकिन कुछ क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, शायद आपसे थोड़ा सा हमें और गाइडलाइन मिल जाए। ये जो यूनी डायरेक्शनल जो डाटा फ्लो है और जो टू वे डाटा फ्लो है, इसको आप किस तरह से, थोड़ा अगर आप सिंपल उसमें बताना चाहेंगे। अच्छा, सिंपल उसमें देखें, सिंपल उसमें जो है यूनिडायरेक्शनल की बात है कि आपके पास एक स्टेट है, एक आपके पास स्टेट सेटर फंक्शंस हैं जिनको हम सेटर फंक्शंस कहते हैं, और एक आपके पास रेंडरिंग है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमारा फंक्शन क्या करता है, वो वेरिएबल की स्टेट चेंज करता है, और रेंडर जो है क्या उसको आपको डिस्प्ले करा देता है स्क्रीन पे। अब सही हमारे है। पास स्क्रीन से जो भी इनपुट आती है वो सेटर फंक्शन के ही थ्रू जाती है, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते हैं। तो आपने क्या किया कि स्क्रीन पर आपने कोई इनपुट ली, वो इनपुट गई सेटर फंक्शन में, सेटर फंक्शन ने जाके स्टेट चेंज की, और रेंडर का हम्म, काम करना है जैसे ही उसके स्टेट चेंज हुई उसने री रेंडर कर दिया आपके पेज को। सही है। ठीक है,
तो इसमें जो है एक तरह का आपको एक सर्कुलर लूप है, आपके पेज से इनपुट आ रही है कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई मैं जो है, हमने वो बनाया था जैसे जो एक्सपेंस ट्रैकर था, ठीक है। हम्म। एक्सपेंस ट्रैकर में क्या था कि आपके नीचे बॉटम पे एक लाइन थी जहाँ पे आके आप एक्सपेंस का नाम और अमाउंट डालते थे, और जैसे हम्म। बटन प्रेस करते थे ऊपर की आपकी जो है वो लाइन ऐड हो जाती थी। तो उसमें क्या है कि जो आपका बॉटम जहाँ पे आप इनपुट कर रहे हैं वहां पे आपका एक समझे कि वो आपकी जो है वो इनपुट आ रही है यूजर से, ठीक है। सही है। वो इनपुट कहाँ जा रही थी, वो आपके सेटर फंक्शन में जा रही थी, ठीक है। वहां से आप इनपुट को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, उसको सेटर फंक्शन के थ्रू अपनी स्टेट को चेंज कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही आपकी स्टेट चेंज हुई, आपकी स्क्रीन री रेंडर हो गई, ठीक है। हम्म। वो लाइन ऊपर जाके ऐड हो गई। फिर अगेन इफ यू मेक एनी अदर चेंज, और जो भी आप इनपुट देंगे, तो ये जो फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि आप एक तरफ से जा रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे कि आप जाके ऊपर वाली वैल्यू को खुद रेंडर कर रहे हैं या कोई बटन प्रेस करके उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। वो आप जो है वो इनपुट ले रहे हैं, सेटर फंक्शन उसको चेंज कर रहा है स्टेट को, और स्टेट चेंज हो रही है तो रिएक्ट उसको री रेंडर कर रहा है। तो ये जो फ्लो है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। और बायो डायरेक्शनल का बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने एंगुलर डॉट जेएस में या दूसरी फंक्शनलिटी में काम नहीं किया। लेकिन जो ये मेरी समझ में है कि ये सीक्वेंस जहाँ पे चल रही थी, तो वो आपकी जो है वो यूनिडायरेक्शनल, यानी कि डेटा जो फ्लो हो रहा है कंटिन्यूस लूप में, वो सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है। सही है। सही है। तो जो जैसे कल उन्होंने बताया था, मेरे ख्याल टू वे डायरेक्शनल जो डाटा फ्लो है, उसमें ये था कि शायद वो जैसे वो उस ऑब्जेक्ट के पास जाता था और वो ऑब्जेक्ट से वापस भी ले सकता था बिफोर रेंडरिंग, कुछ इस तरह से था जहां तक हाँ मैं वो, समझ पाया। तो वो अच्छा। उसमें ऐसा भी हो सकता था कि आपने इधर से डाटा तो सेंड कर दिया है, लेकिन उसको वहां रेंडर होने से पहले दोबारा शायद उसको आप मैनिपुलेट कर दिया, तो उसमें कोई इस तरह का लूप होल था, या वो इजी नहीं है। हाँ लेकिन देखिए, इसमें मेरे ख्याल से जो मेरी समझ में आया कि क्लीन इस तरह से होता है यूनिडायरेक्शनल के, आपका एक पैटर्न है, आपको री रेंडर नहीं करना है पेज को, या आपको उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, आपको सेटर फंक्शन में कॉल करना है, उसका काम स्टेट चेंज करना है, और स्टेट को जो रेंडर करना है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आप हम्म। उसको जो है वो दोबारा चेंज नहीं कर रहे। अब ये हो सकता है कि बाय डायरेक्शन में कि आपने जो है वो इनपुट ली, आपने स्टेट चेंज की, फिर कोई एक और फंक्शन ने जाके उस स्टेट को मजीद चेंज किया, या कुछ और आपने डायरेक्ट जो है उस पर ऑपरेशन किया और आपको री रेंडर किया, या कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्क्रीन पे। तो वो जो है वो आप दोनों तरीके से कर रहे हैं, कि आप ऑब्जेक्ट भी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं और रेंडर भी कर रहे हैं और यहाँ से इनपुट भी दे रहे हैं। जबकि रिएक्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ जो है वो इनपुट दे रहे हैं, और बैकएंड पे काम जो है आधा काम रिएक्ट करता है। हम कहते हैं कि हमने ये जो हमारा स्टेट है, ये जो हमारा वेरिएबल है, इसमें ये चेंज आ गया है, ठीक है। अब उस चेंज के साथ क्या करना है, वो काम रिएक्ट का है, कि उसको री रेंडर करना है, उसको डिस्प्ले करना है, या उस चेंज को प्रोपोगेट करना है बाकी कंपोनेंट्स पे। तो जो भी आपका एक कंपोनेंट है टॉप लेवल पे, उसमें आपने कोई चेंज किया, तो उसको जो प्रोपोगेट करना है नीचे लेवल पे, बेस्ड ऑन कि आपने जो भी कॉन्टैक्ट यूज किया हुआ है या ग्लोबल कॉन्टैक्ट यूज किया हुआ है, उन बॉटम लेवल तक जो चेंज जाना है, वो रिएक्ट का काम है, उसको किस तरह फ्लो करता है। हम लोगों को ये नहीं दे हम लोग ये नहीं करते कि हम एच एंड एवरी वेरिएबल को जाके चेंज कर रहे हैं और हर जगह जाके चेंज कर रहे हैं। जो हमारा अभी जो आप की जो ऐप है वो यही कर रही है कि आपने जो है एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, उसके अंदर आपने 5-6 कंपोनेंट ले दिया, और एक जो भी इनपुट ली टॉप लेवल पे ली, और वहां पे जो है वो आपने स्टेट चेंज की, तो उसका इफेक्ट तमाम कंपोनेंट पे चला गया, और जो जो कंपोनेंट स्क्रीन पे जहां जहां डिस्प्ले कर रहा है, जहां यूज कर रहा है, उसको ऑटोमेटिकली रेंडर करता चला जाता है। तो अगर आपका जो जैसे ऑब्जेक्ट था ऐप के अंदर, उसके अंदर बैलेंसेज हैं, उसके अंदर आपने क्या कहते हैं ईथर की वैल्यू लिखी हुई है, और आपका जो है वो ग्लोबल सप्लाई लिखी हुई है, आपके 10 वेरिएबल है। हो सकता है कि वो आप जितने भी जो वेरिएबल्स आपके हैं वो आपने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में क्रिएट किए हो, स्क्रीन पर डिफरेंट एरियाज में हो। आपने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की, वो ट्रांजैक्शन प्रोपोगेट हुई, तो वो ट्रांजैक्शन ने जाके स्टेट को चेंज किया, वो स्टेट अब जिन जिन कंपोनेंट में यूज हुई हुई है वो ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाएंगे, और आपकी स्क्रीन जो है वो ओवरऑल चेंज हो जाएगी। सही। सही। एक्सीलेंट सर। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा मेरी टेक्निकल डेप्थ में नहीं है, लेकिन एक कंसेप्चुअल लेवल पे जो मेरे समझ में आया वो ये है। सही है। सही है, माशाल्लाह से सर, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने, काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। अभी एक क्वेश्चन और है, वो भी जी। हमने डिस्कस किया था, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाजा हुआ है कि कुछ लोगों को वो समझ नहीं आया था, डॉम और वर्चुअल डॉम का। तो उसमें कुछ रोशनी डालेंगे आप? डॉम और वर्चुअल डॉम का, इसके बारे में मैंने भी पढ़ा था, बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल में तो मैंने नहीं देखा। लेकिन जो मेरी इसमें समझ में आया कि डॉम जो है वो आपका ऑन स्क्रीन मॉडल है, ठीक है, जो उसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं, जो कि बेसिकली एचटीएमएल टैग्स और एचटीएमएल कंपोनेंट होते हैं जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फॉर हम्म। एग्जाम्पल आपका एक वेब पेज है जिसके ऊपर
सॉरी, माइक ओपन है। अच्छा किसी का माइक ओपन है, ओके, कुछ कह रहे तो हैं। भाई माइक ओपन है वो देखिए। मैं माइक ऑफ कर देता हूँ, एक मिनट, अच्छा किसका चलो, माइक ऑन है? ठीक है, हो गया ऑफ आई थिंक। हो हाँ, गया तो ठीक। जो डॉम का जो मॉडल है, अगर हम किसी भी एक वेब पेज को लें तो उसके ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें हेडिंग है, उसमें लिस्ट हैं, उसके अंदर फॉर्म्स हैं। ये सारे जो है ये डॉक्यूमेंट मॉडल हमारा कहलाता है, इसको हम डॉम कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसमें जो भी चेंज करना है, अगर हम जावास्क्रिप्ट करें तो हम डायरेक्टली डॉम में जाके चेंज कर रहे होते हैं, कि ये जाके जो है इस ऑब्जेक्ट को जाके ये चेंज कर दें, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये चेंज कर दें, हेडिंग में चेंज कर दें, या लिस्ट आइटम ऐड और रिमूव कर दें। तो ये हम डायरेक्ट जो है डॉम के अंदर प्ले कर रहे होते हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर क्या है, रिएक्ट के अंदर अपना जो है वो वर्चुअल डॉम होता है, वो आपका जो भी पेज होता है उसकी एक उसके पास कॉपी या वर्चुअल जिसके कहते हैं मेमोरी में होती है। आपका जो कोड एग्जीक्यूट करता है तो वो क्या करता है, पहले जाके वो अपने डॉम के अंदर उसको अपडेट करता है जो भी चेंजेस आती हैं, और फिर वो जो है आपके मेन डॉम में जाके उसको चेंज कर देता है। आप जो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं आप रिएक्ट को बता रहे होते हैं कि मुझे जो फॉर एग्जाम्पल एक हेडिंग ऐड करनी है, लिस्ट आइटम ऐड करना है। तो वो क्या करता है, उसको पूरा आपका जो डॉम मॉडल है, जो आपका स्क्रीन के जो लेआउट है, उसको अपनी मेमोरी में इसको अपडेट करता है, और फिर जाके इसको जो है वो डायरेक्ट डॉम को अपडेट करता है। जब डॉम अपडेट होता है तो आपको नजर आता है स्क्रीन पे के चेंजेस आ गए। लेकिन वर्चुअल में उसको जो हैंडल कर रहा होता है वो रिएक्ट का अपना इंजन जो है, उसको बैक एंड पे जो भी चेंजेस होती हैं आपकी जिस भी इनपुट पे स्टेट के लिहाज से, उन सबको एक वक्त में अपडेट करता है, बजाय कि वन 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 जाके, जैसे अगर आप डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आपका जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो आपने आके अपने लिस्ट आइटम ऐड किया, फिर आपने एक हेडिंग चेंज की, फिर आपने एक बटन का टेक्स्ट चेंज किया। जबकि मेरे ख्याल से रिएक्ट जो करता है कि वो तमाम चेंजेस को लेता है एट अ टाइम, उसको कंपाइल करता है और पूरा डाम को एक साथ जो है वो अपडेट कर देता है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है गलत हो, लेकिन अभी तक जो मुझे समझ में आई है तो वो ये चेंज है। सही। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, अगर किसी को किसी ने पढ़ा उसके बारे में, मैंने जो देखा है कि हर कंपोनेंट जो है उसका अपना वर्चुअल डॉम है। यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, लेकिन अगर अच्छा, किसी कोई इसमें बता सके कि पूरे के पूरे पेज का एक वर्चुअल डॉम होता है या मेरे ख्याल से पूरे कंपोनेंट पेज वाइज। का एक वर्चुअल डॉम होना चाहिए, क्योंकि डॉम का मतलब एक मॉडल है, ठीक है। अगर आप कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट तो कंपोनेंट कंपोनेंट इज पार्ट ऑफ अ डॉम, ठीक है ना। पता कि नहीं, फिर अगर मुझे आपने फिर शायद, क्योंकि मैंने इसमें, पढ़ा था कि उसकी रीजन ये है कि जैसे एक पेज के ऊपर लेट्स से 5 से 6 कंपोनेंट है, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ एक कंपोनेंट के अंदर चेंज किया है, तो वर्चुअल डॉम क्या करेगा कि रिएक्ट उसको भेजेगा वर्चुअल डॉम को, वो सिर्फ उस कंपोनेंट के वर्चुअल डॉम को वो उसके साथ जो ऑलरेडी उसके पास कॉपी होगी वर्चुअल डॉम की उस कंपोनेंट की, उसके साथ कंपैरिजन करेगा। अब उस कंपोनेंट के अंदर 5 लेस से वेरिएबल थे, उसमें से सिर्फ एक चेंज हुआ है, तो वो देखेगा कि अच्छा ये चेंज हुआ है, तो वो उसको रिप्लेस करेगा और सिर्फ वही चेंजेस जो है एक्चुअल डॉम को भेजेगा और वो डिस्प्ले करवा देगा, जहां तक मैं समझा। क्योंकि अगर ये पूरे अगर अगर यानी 6 के 6 कंपोनेंट के वर्चुअल डॉम एक ही होगा, तो उसको फिर जो है ना पूरा दोबारा से रिकंसाइल करना पड़ेगा। यानी वो फिर अब पेजेस के रियल लाइफ में तो एक पेज के अंदर मेरे ख्याल 20-25 इससे भी ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, तो फिर उसको वो टाइम टेकिंग होगा उसके लिए। यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर कंपोनेंट के अपना वर्चुअल डॉम होता है और वो उसको कंपैरिजन करता है उसके साथ जिसमें चेंजेस आई होती है। अच्छा, ओके, नहीं, असल में इस तरह के ये जो दो तरह के होते हैं, एक वर्चुअल डाम है, एक एक्चुअल डाम। एक्चुअल डाम तो हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है। वर्चुअल डाम जिस टाइम एक उसने वर्चुअल डाम बना लिया, फिर दोबारा का कोई चेंज आती है वो दोबारा वर्चुअल डाम बनाता है, फिर वो पुराने वाले वर्चुअल डाम से उसको कंपेयर करता है और उसके अंदर जिस कंपोनेंट के अंदर वो चेंजेस आई होती हैं उसको सिर्फ वो अपडेट करता है। इरफान भाई, क्वेश्चन ये है कि हर कंपोनेंट का अलग से वर्चुअल डॉम होता है कि एक पेज के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबका एक सिंगल वर्चुअल डॉम होता है? नहीं, सिंगल वर्चुअल डाम होता है, क्योंकि सिर्फ वो उस कंपोनेंट का अपडेट करेगा जिसमें चेंजेस आई हैं, वरना वो पूरे डॉम को चेंज नहीं करेगा वर्चुअल डॉम का। हाँ, मैंने भी ऐसा नहीं पढ़ा। मैंने भी मेरे ख्याल में 2-3 बुक्स से और उसको देखा था, तो डॉम के बारे में तो ऐसा नहीं आ रहा कि एक कंपोनेंट वाइज डॉम बना रहा। तो डॉम तो जो टोटल डिस्प्ले जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उसको उसका डॉम बना रहे हैं ना। उसमें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो फिर वो जो अपडेट करता है और मैचिंग कर रहा होता है, तो डॉम टू वर्चुअल डॉम मैचिंग कर रहा होता है, और जो डिफरेंस है वो उठा के फिर वो अपडेट कर रहा होता है रियल डॉम में। ये दिस इज मैं व्हाट ये आई सी।
अपडेटेड वर्चुअल डाम और पुराना वर्चुअल डाम, इन दोनों वर्चुअल डाम को ही कंपेयर करता है देखें अगर और हम फिर जो इसको ना ये रियल जो डाम है उसमें चेंज करता है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि दो, मतलब पुराना वर्चुअल डॉम होता है, उसके बाद फिर नया वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, और उन दोनों डॉम्स को कंपेयर करके जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस उसको ले जाता है वहाँ पर। देखिए अगर हम हाँ इसको जी, गूगल करें इसी तो तरीके गूगल से। क्या कहता है, गूगल भी ये कहता है ना कि वर्चुअल डॉम हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज अ रियल डॉम बट इट लैक्स द रियल थिंग पावर डायरेक्टली टू चेंज व्हाट्स ऑन द स्क्रीन। मैनिपुलेटिंग द डॉम इज स्लो, दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज, कि आप जो है डायरेक्ट अगर चेंज करेंगे तो वो स्लो होगी, और अगर वर्चुअल डॉम के अंदर जो आप चेंजेस करेंगे फास्टर होती है, और जो है वो स्क्रीन पे नहीं आती जब तक कि वो फाइनल नहीं हो जाए आपके चेंजेस। ठीक है, इसकी अगर हम ये एग्जांपल देख लें, मैं इसमें ये देख रहा था, ठीक है ना, इसमें ये देखें, ये हमारा डॉम बना हुआ है, ये कहाँ चला गया, सॉरी, ठीक है ना, दिस इज डॉम, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट, उसके अंदर HTML का जो मेन कंपोनेंट होता है, उसके अंदर फिर हेडर होता है, फिर टाइटल और फिर बॉडी, जो भी चीजें, तो ये चीज पूरी डॉम कहलाती है। अगर आप जो आसिम कह रहे हैं कंपोनेंट लेवल पे, तो कंपोनेंट का तो डॉम नहीं होगा, कंपोनेंट इज पार्ट ऑफ द डॉम। ठीक है, तो ये चीज जो है इसमें से समझ में आती है कि जो है, और क्योंकि हम सारी जो है वो सारी SPAs हैं अब, ठीक है ना, कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, तो हमारे लिए जो है उसी को री रेंडर करना पड़ता है। ये नहीं है कि जैसे नॉर्मल पुरानी एप्लीकेशन में होती थी कि आपने क्लिक किया वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले गया, देन यू हैव अ डिफरेंट पेज, बट इन दिस केस इन SPA जो कि हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, बस एक ही वेब पेज है और जिसके अंदर हमें सारी चेंजेस करनी है। ठीक है ना, ये जो है इसके इन्होंने एडवांटेजेस दिए हुए हैं कि जो है वो डायरेक्टली डर्टी चेकिंग है, आप डायरेक्ट करेंगे तो स्लो होगा, और वर्चुअल डॉम में करेंगे तो वो फास्ट होता है। अरे कोई एग्जाम्पल को थोड़ा ये बयान कर दीजिएगा। जी तारिक भाई, वो मैंने देख लिया, मिल गया मुझे भी। वो एक डायग्राम में उसने शो किया हुआ है कि वो जितने भी कंपोनेंट है सबकी एक ही डॉम है। सही है, वो क्लियर होगी, सिंगल डॉम। हाँ आसिफ आप कुछ कह रहे थे, या काशिफ को एग्जाम्पल, मैंने, थोड़ा एग्जाम्पल जो ऊपर आई थी इसी पेज के, थोड़ा उसको थोड़ा उसको समझ, रोम को उसके थ्रू थोड़ा समझाइएगा। ये देखें, ये जो है इस आप डॉक्यूमेंट को देखें, अगर हमने जो भी कभी आपने वेब पेज बनाया हो तो हम उसके अंदर कुछ टैग्स होते हैं। ठीक है, सबसे टॉप लेवल पे जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर आपके पास HTML का टैग होता है, फिर उसके अंदर बॉडी होती है, बॉडी के अंदर आपके पास पैराग्राफ और डिवीजन और हेडिंग होती हैं, और हेडर सेक्शन में आपके पास जो टाइटल और मेटा डेटा हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक डॉम है। अगर आप में कोई फर्ज करें कि हमें ये बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ ऐड करना है या कोई एक हेडिंग को चेंज करना है, तो उसको हमें डायरेक्टली जब हम एक्सेस करके हम चेंज करते हैं तो ये हमारे लिए जो है वो एग्जीक्यूशन इसकी स्लो होती है। जबकि वर्चुअल जो है डॉम में जिसमें ये दिखा रहा है ना कि ये आपको स्लो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कि आपने एक वेरिएबल लिया, ये कह रहे हैं फ्रूट्स का, इसको आप चेंज करना चाहते हैं, इसमें कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो उसको जो है मैं चेंज करके री रेंडर करना जो है वो थ्रू जावा स्क्रिप्ट या दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू वो थोड़ा मेरे लिए स्लो होता है। अगर हम यही हमें चेंज करना है, जो अगर हम डॉस के साथ वर्चुअल डॉम में करें तो क्या करेगा कि वो पूरे पेज के सारे एलिमेंट्स जो जो चेंज हुए हैं एट वन टाइम, उसका जो है वो न्यू डॉम क्रिएट करेगा, एक नया मॉडल बनाएगा पेज का कि इसके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, क्या डेटा है, क्या वैल्यू डिस्प्ले करनी है, और जो जो कॉलम और जो भी प्लेस होल्डर हैं उसने उसको अपडेट किया, और उसके बाद उसने वन टाइम जाके पूरे पेज को एक साथ री रेंडर कर दिया। तो उससे होता है कि वो आपको बार बार एग्जीक्यूट नहीं करने की, अगर आप एक वैल्यू चेंज कर रही है तो आप वापस जाके उसको जो है मल्टीपल कॉल कर रहे हैं। वर्चुअल डॉम क्या है कि वो आपकी सारी चेंजेस को लेके एट गिवन टाइम और उसको डिस्प्ले कर देता है, और उसको अगेन हमारी इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि इट्स एफिशिएंट है और ये लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू चेंजिंग इनटू द न्यू वन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े सर इससे। ठीक है सर, तो ये आपका आसिम भाई आंसर था, इसके अलावा। तारिक भाई, हमारे जो क्विज के हवाले से मैं ये सोच रहा था, जो हमारे कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें रिड्यूसर है, एप रिड्यूसर है, और इसी तरह सिर्फ 4-5 जो है, उन्हीं को पढ़े, ज्यादा तो नहीं जाना डिटेल में, जहां तक हमने पढ़ा है। हाँ, जहाँ तक पढ़ा है हमने फंक्शनल कंपोनेंट पढ़े हैं, ऐप प्रोड्यूसर तक पढ़ा है, कॉन्टेक्स्ट API पढ़ी है। मेरे ख्याल से इससे आगे आप ना पढ़ें भी तो बेहतर है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे क्विज में। हम अगर आप क्विज दे लें उसके बाद आप आगे पढ़ते रहें, लेकिन जो भी क्विज का जो मेरे ख्याल से स्कोप है, हमें अपनी स्टडी वहीं तक रखनी चाहिए, क्योंकि फिर हमें लिए आसान होगा कि हम समझेंगे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है और जो भी हमने पढ़ा है। क्योंकि बहुत से जो कॉन्सेप्ट हैं जो आगे जाके रिडक्स वगैरह के हैं वो बिल्ट होते हैं इन्हीं के ऊपर जो कि हमने अभी हम पढ़ रहे हैं। तो अभी जो हमें पता होगा तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में आंसर देने की कोशिश करेंगे, हमें ज़्यादा पता होगा तो फिर हो सकता है कि मे बी
वी गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि अभी इतनी एक्सपीरियंस तो है नहीं कि हमने जो है वो 8-10 एप्लीकेशन बनाई हो, मुश्किल से 1 या 2 एप्लीकेशन या डैप्स ही बनाई है। सर वो भी कहाँ से बनाई है, वो भी डाटा चोरी किया है सब। हाँ वो ये है ना, अभी तक जो है इंडिपेंडेंट, मेरे नहीं ख्याल मैंने तो अब तक कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं बनाई। वीडियो देखी, उसको फॉलो अलाउंग किया और एक ऐसे ही है ना, तैयार हो गई। ठीक ऐसे ही है, है, हमने भी ऐसे ही की। हाँ उसकी शक्ल देख देख के खुश हो रहे थे, वहाँ बड़ी जबरदस्त बनानी, लेकिन हम उससे कहेंगे दोबारा उसको जो है ना जरा अभी आप खुद बगैर से वीडियो बना देखे इसको खुद से दोबारा बना के दिखाया, हमें पता चल जाएगा, तो अलग पता जाएगा। हाँ वो मैंने एक दफा कोशिश की कि मैंने कहा यार मैं जो है ना जरा खुद जो है ना, मैंने कोड देख लिया उसने, मैं इसको जो है ना फॉलो अलोंग नहीं करता, मैंने एक दफा देख लेता हूँ और खुद बैठ के बनाता हूँ। और थोड़ी देर बाद में समझ में आ गया कि नहीं फॉलो अलोंग करना पड़ेगा, आप जो है वो खुद बैठ के जो है स्क्रैच से देखने के बावजूद भी नहीं बना सकते, अभी वापस जाना पड़ता है कि यार उसने वो वेरिएबल कहाँ से मूव कराया था वो समझ में नहीं आया। सही बात है, सही बात है। ठीक है। ऐसे ही है सर, बंदा जब भी कुछ चीज सीखता है तो इस तरह ही है ना, वो अपने जो ऑलरेडी इन्वेंट हुई होती है तो उसी को देख देख के फिर सीखता है, तो इंशाल्लाह। चलिए, मेरे ख्याल में तारिक भाई की मीटिंग का टाइम होने वाला है, 9:30, हमारे 9:30 हो गए, ये 11:30। हाँ मैं बस वेट कर रहा हूँ, मेरी कुलीग का जो है वो इत्तेफाक से एक हमारी कुलीग है वो रिटायर हो रही है, तो उनका बेकार का काम मेरे जिम्मे आ गया है सारा, तो मुझे पीटी करनी पड़ रही है, नॉलेज ट्रांसफर सारा जो है वो इस चक्कर में, वरना जो है मेरा अच्छा सा जो है काम टाइम मैनेज हो रहा था, लेकिन एक एडिशनल दिन के 2 घंटे जो है ना वो अब इस चक्कर में लग रहे हैं। अहमद भाई आ गए हैं और बहुत खामोश हैं, पता नहीं क्या बात है। भाई जो है खामोशी से जो है ना हमारी बातें सुन रहे हैं, फिर एकदम एंट्री डालेंगे। जैसे कल आप क्या कोई सतोशी आ गया, वो आ गए थे वो। तो समझ नहीं आई कौन थे, तो मेरे ख्याल है वो मैं हो था, मेरा। कोई नहीं था। हो सकता है आज जो है वो विटालिक बुटारिन जो है वो आ जाए। तो सतोशी नाकामोटो आ गए। अ, चलिए, अ, आसिम भाई मेरे ख्याल में वहीं से कंटिन्यू करें, कल अच्छा जहाँ से। वो देख लेते हैं, या जी फिर जी। पहले वो देख लें जो हमारा रह गया था स्लाइड्स, और फिर उसके बाद इधर आ जाए। स्लाइड्स में ऐसे कुछ रहा नहीं था, क्योंकि नहीं फिर वो नई चीज स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, यानी हमारा जो जहाँ तक हमने पढ़ा था वो कंप्लीट हो गया। नहीं, उसमें स्लाइड्स में वो पूरा पोर्शन है भी नहीं, उसमें हम्म सिर्फ बहुत लिमिटेड था, क्योंकि वो बूट कैंप के लिए डिजाइन हुआ था, जो कि 1 साल या 1.5 साल पहले किया था शुरू इन्होंने 2020 में, उसके लिए वो डिजाइन था। और ये जो बाकी जो हुक्स हैं वो उसके अंदर ज्यादा यूज नहीं हुआ, सिर्फ यूज स्टेट एक उन्होंने यूज किया था उसके अंदर। हम्म। अच्छा, फातिमा का एक सवाल है कि रिएक्ट जो है वो काफी मुश्किल है सॉलिडिटी की निस्बत। मेरा ख्याल है कि शायद ये इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने कुछ स्टार्ट इस तरह से किया है कि हमें मुश्किल लग रही है। सॉलिडिटी पे हमने बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, Q2 में भी पढ़ी थी, फिर Q3 में भी हमने बहुत ज्यादा पढ़ी है, और फिर उसको हमने स्टेप बाय स्टेप किया था। और ऐसे हमने रिएक्ट को नहीं किया, रिएक्ट को हमने जो है यानी जंप किया है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया रिएक्ट के अंदर। अगर इसमें भी हम अगर इसी तरह ही चलते ना टॉपिक वाइज और थोड़ा टाइम देते, तो मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल नहीं होना था। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मेरे ख्याल से जो जो इशू आया ना, जो मुझे समझ में आया कि हमारी क्लास जो उन्होंने स्टार्ट की टीचर्स ने, वो बड़ी अच्छी स्टार्ट की, उन्होंने शुरू में एक्सप्लेन किया पहली क्लास दूसरी क्लास, और उसके बाद तीसरी क्लास में उन्होंने एकदम से जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे चले गए। ठीक है, हमने उस वक्त तक हुक्स को इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं ग्रैप किया था, जो है हमें एकदम से जो है वो शॉक हो गया कि भाई ये किस तरह होगा, ये कैसे होगा। उसके बाद तारिक हमने 3 तारिक भाई की क्लासें उस आवाज पर नहीं ज़ाया आ कर रही। दी दोबारा एक्सप्लेन करने में। अगर हम उसी को स्लो लेके चलते हैं 3 क्लासेस में, और 5वीं क्लास में जी, आके जो है हम बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही एपीआई है, करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे बड़ा ही अच्छा है। समझ में आया था सबको। असल में इन्होंने इसमें जो ना वो भी क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट भी जो एडवांस है ना वो नहीं करवाई, और वो इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ECMAScript वगैरह जितने भी है ना वो सारा भी इसी रिएक्ट के अंदर आ रहा है, जबकि वो करवाया ही नहीं है उन्होंने। हाँ जावास्क्रिप्ट भी हमें जो है वो बिल्कुल मेरे ख्याल लूप्स और वेरिएबल्स तक ला के छोड़ दिया गया था, उसके बाद हम आगे गए नहीं थे। ये जी जी फंक्शन जी। भी किए थे, फंक्शन फंक्शन तक हमने किया। हाँ जैसे मैप्स वगैरह है, मैप्स है और ये फिल्टर हाँ है, जी, ये ये हम नहीं यूज ही किया नहीं था, किए कभी। हाँ ये नहीं किया था, मैप्स वगैरह नहीं किए थे। तो ये एक इशू बना है, लेकिन इसको इसका हल यही था कि जो मैंने अप्रोच बनाई है कि
पहले जो रिएक्ट की छोटी छोटी वीडियोस हैं, बेसिक वीडियोस हैं, वो देखें, उसे सीखें, क्योंकि फिर डायरेक्टली अगर हम फंक्शन ये बनाना तो सीख जाएंगे, यूज स्टेट भी सीख जाएंगे, यानी हुक्स वगैरह भी आ जाएंगी, लेकिन इनकी बेस नहीं आएगी हमें। अगर कल को इससे हटके कुछ करना पड़ेगा तो वो मसला बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो है, अगर हम हुक्स का इवन इस्तेमाल अगर आप अच्छी तरीके से सीख लें, यूज स्टेट का और जो गेट स्टेट और सेटर फंक्शन ये सारे, तो इससे ही हमारा जो है वो अच्छा खासा काम हो जाता है। और इसकी हमें एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप आगे दूसरी चीज़ें देख सकते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग रिएक्ट को कंटिन्यू करेंगे जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में। हम उसमें रिडक्स और दूसरी चीज़ें करेंगे, वो रिएक्ट के ऊपर ही बेस करके हो रहे होंगे सारे काम। तो ये नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे, जो भी हमारा हमने सीखा है हम आगे जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। बल्कि एक हिंट जो उन्होंने दी थी, मुदस्सिर ने दी थी हिंट के, मेरे ख्याल में रिडक्स को हम शायद ज़्यादा यूज़ करेंगे, और वो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो हमने कोड यूज़ किया है, कोड पैटर्न यूज़ किया है, कि मुख्तलिफ फाइल्स बनानी पड़ रही हैं या बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ रही है, और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स इधर से उधर वो डेटा मूव करना पड़ रहा है, तो हमें उसमें रिडक्स में हमें ये नहीं करना पड़ेगा, और वो सिंपल एक फाइल में ये सारे काम हो जाएंगे। मुझे ये याद पड़ रहा है जो प्रोबेबली इन्होंने लास्ट अपनी क्लास में बात कही थी। काशिफ को आइडिया होगा इसके बारे में, रिडक्स के बारे में, कि कैसे है, क्योंकि इसने बूट कैंप किया हुआ है सारा। नहीं आसिम भाई, मैंने बूट कैंप के सिर्फ पहले 6-7 प्रोजेक्ट किए हैं और रिडक्स पे बिल्कुल भी नहीं किया। इवन आज मेरी मंसूब भाई से बात हो रही थी कि क्विज के फौरन बाद ही रिडक्स और रिडक्स टूल किट हमने स्टार्ट करनी है, वो इंशाल्लाह हम लोग मिलके करेंगे। ठीक है, चलिए तो आसिम भाई आ जाए वापस, जी वहां से जी शुरू करें, जी। बिस्मिल्लाह करें। आज सतोशी नहीं सैमसंग आए हुए हैं। हाँ जी, हम लोग जो है वो फार ईस्ट में घूम रहे हैं, जापान से निकल के अब हम कोरिया पहुंच गए। अच्छा जी, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी आसिम भाई। तो कल हम यहाँ तक पहुंच गए थे जी। अच्छा, कल हमने ये जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, सॉरी हाँ, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कर लिया था, और प्रोवाइडर पे हम दूसरे स्टेप पे थे। थोड़ा सा जूम और कर ले ताकि सबको और क्लियर कर नजर आ ले। जाए। अच्छा जी, ये हो गया। आप अभी देखिए, साइड बार बंद कर दें। ये देखिए। अच्छा, अभी क्लियर है? हेलो। हाँ जी, क्लियर है। जी 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 सर, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी हमने ग्लोबल जो है प्रोवाइडर बनाना है या कॉन्टेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले हम उसको कॉल करवा लेंगे, ठीक है, रिएक्ट से क्रिएट कॉन्टेक्ट के जरिए, और फिर उसको हम एक क्रिएट कॉन्टेक्ट करके एक वेरिएबल में रखवा लेंगे। अच्छा, दूसरा स्टेप था हमारा कि हमने एक जो है प्रोवाइडर बनाना है, जो जिसका मकसद ये होगा कि वो जो जो चीज़ें या जो जो वेरिएबल, जो वैल्यूज हमें चाहिए होंगी दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर कॉल करने के लिए या यूटिलाइज करने के लिए, वो वैल्यूज हम उसके अंदर पास करेंगे ताकि हम वहां पे यूटिलाइज कर सकें। जैसे यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया, अगर हम इसको एक्सपोर्ट करके किसी और कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे और ये वाला जो पोर्शन है प्रोवाइडर का, अगर हम ये नहीं देंगे तो वहां पे वो वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि उसको ये नहीं पता होगा कि ये क्या मुझसे लेना चाह रहा है। अब जैसे हमने ये पहली इनिशियल स्टेट बनाई थी, इसके अंदर हमने अपने सारे प्रॉपर्टीज रखे, वेरिएबल रखे, उसके बाद हमने यहाँ पे आके इसके अंदर इसकी जो प्रोवाइडर का जो प्रोवाइडर को हमने वैल्यू देनी है, वो इसके अंदर पूरी की पूरी स्टेट हमने पास करवा दी, ताकि इस स्टेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल्स हैं वो हम वहां पे दूसरी जगह जाके यूटिलाइज कर सकें। तो ये यानी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैंने स्टार्ट में जब किया था तो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, यानी जो मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा था वो वहां पे मुझसे ली नहीं जा रही थी, तो इसको मुझे बड़ा टाइम लगा इसको ढूंढने में, सर्च करने में। तो ये अच्छा, इसके अंदर हमने ये दूसरा डिस्पैच क्यों दिया है,
क्योंकि हमने काफी सारी जगह पे डिस्पैच को भी यूज करना है। जैसे अगर हम Web3 कॉल के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पे इसको बार बार इस डिस्पैच को भी हम यूटिलाइज कर रहे होंगे। ये देखिए ये हमने एक यहाँ पे आर्गुमेंट भी पास करवा रहे हैं, इससे ले रहे हैं, और ये इस आर्गुमेंट के जरिए डिस्पैच को हम यहाँ पे ये अवेलेबल है हमारे पास, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये काफी सारी जगह पे हमें डिस्पैच भी चाहिए होगा, इसलिए हम इसको स्टेट को, इनिशियल स्टेट को, डिस्पैच मेथड दोनों को पास करवा रहे हैं, ताकि जहाँ पे हमें चाहिए हम उसको यूटिलाइज करवा लें। तो ये ग्लोबल स्टेट का था। अच्छा, अब इसको यूटिलाइज कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है, उसके बाद हम चलते हैं रिड्यूसर के अंदर, जो अगला हमारा था हुक रिड्यूसर। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि रिड्यूसर का काम था कि ग्लोबल जो है वेरिएबल्स को वो प्रोवाइड करे और उसको ब्रॉडर लेवल के ऊपर जो है अपडेट करे। तो हम अब रिड्यूसर का ये एक फंक्शन है, यानी अपडेट कर रहा है स्टेट को, इस इनिशियल स्टेट को, इसको हम अब डीप डाउन चेक कर लेते हैं। ये जी हमारा रिड्यूसर का फंक्शन है। अच्छा, इसको ना मैंने क्या किया था, मैंने ना इसको आप समझे कि बैक साइड से शुरू किया था कि ये कहाँ से कॉल हो रही है। जब मैंने समझना शुरू किया था ना, तो मैंने इसको, वैसे सर ने तो ऐसे समझाया था 1 by 1 करके कि पहले ये बनेगा, फिर रिड्यूसर बनेगा, फिर एक्शंस होंगे, लेकिन मैंने बैक एंड से स्टार्ट किया था। मेरी प्रैक्टिस ये रही थी कि मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि सबसे पहले मैंने ये बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था सॉलिडिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको सिंपल ट्रफल के अंदर माइग्रेट किया था गनाश में पहले, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं, मुझे वेट न करना पड़े उसके लिए, ब्लॉकचेन के लिए, कि उस पर टाइम लगेगा। फिर मैंने जब वो वहां पे हो गया, फिर मैंने उसी के अंदर Web3 लिखा, जैसे हमने Web3 देखा था, यानी अभी तक मैं रिएक्ट में नहीं आया था। तो ये सारी चीजें मैंने Web3 के अंदर ही कॉल करवा के देख ली थी कि वो भाई चल रही है कि नहीं चल रही, यानी टेस्ट हो गया मेरा कि हाँ वाकई ये सही कॉल हो रही है, यानी ये जो नेम है, सिंबल का मेथड है, टोटल सप्लाई का, ये सही प्रॉपर तरीके से कॉल हो रही है। फिर मैंने उनको उठा के यहाँ पे प्लग किया, ठीक है, और उसके बाद सारे 1 by 1 में इनके जो है वो सेटअप बनाता गया, सारे के सारे एक्शंस बनाता गया, और एक एक करके सबको चेक करता गया। तो यानी मैंने बैक साइड से इसको स्टार्ट किया, पहले एक को लेके आया, जैसे ये नेम है, फिर सिंबल है, फिर टोटल सप्लाई है, करंट सप्लाई है, ठीक है। उसको यहाँ से मैंने डिस्पैच करवाया एक्शन के अंदर, एक्शन से रिड्यूसर में गया, रिड्यूसर से इनिशियल स्टेट में गया, और फिर इनिशियल स्टेट से जिस कंपोनेंट में मुझे चाहिए था उस कंपोनेंट के अंदर मैंने उसको कॉल करवा के उसको चेक कर लिया। अच्छा, उसका रिजल्ट आ गया, और वो रिजल्ट प्लेन आया। उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करना था, या जिस तरीके से मुझे उसका आउटपुट चाहिए था, वो उस तरीके से उसको डिस्प्ले करवा लिया। अच्छा, इसको हम अब देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि ये कैसे हो रहा है। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि Web3 से, अच्छा इसमें दो चीजें हैं जो मैं समझ सकता हूँ कि जितना भी ये है Web3 का या हमारा सॉलिडिटी से हम जो काम ले रहे हैं, उसमें दो चीजें मेन हैं। एक ये है कि आपने कॉल करके कोई भी चीज का डाटा जो है वो मंगवाना है, जैसे हम बैलेंस मंगवाते हैं, उसका नेम मंगवाते हैं, सिंबल मंगवाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपने डाटा सेंड करना है जो वहां पे जाके सेव हो, जैसे हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो एक डाटा कॉल कर रहे हैं और दूसरा डाटा हम सेंड कर रहे हैं। तो ये दो मेन चीजें अगर हमें आ जाती हैं, इस पे हम कंट्रोल ले लेते हैं, तो बाकी सारी की सारी सॉलिडिटी के साथ जो हमने रिएक्ट के को प्लग इन करना है, वो सारा का सारा इसी के अंदर होगा। अब इसको 1 by 1 देखते हैं कि ये है क्या। जैसे ये स्टेप, ये सेटअप Web3 है, ये इसलिए करवाया था, इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने इसलिए करवाया था कि अगर मुझे किसी और जगह पे Web3 को ये सारा फंक्शन लिखे बगैर इसको यूज करना है, तो मैं इसको वहां पे ले लूंगा, कॉल कर लूंगा और उसको यूटिलाइज कर लूंगा, लेकिन इसकी मुझे ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। सेट अकाउंट्स, अब अकाउंट्स की हमें जरूरत पड़ी, हमने यहाँ से अकाउंट्स लिया और अकाउंट्स को सेव करवा लिया। एक सेकंड में अकाउंट्स को देख लेता हूँ। शायद अकाउंट्स नीचे आ गया, हाँ यहाँ पे आ गया अकाउंट्स, उसको मैंने सेपरेट कर लिया। मेरी आवाज आ रही है कोई बीच में?
बोल नहीं रहा, मुझे लगता है। जी बिल्कुल आ रही है। आसिम भाई आप इतना अच्छा बोल रहे हैं कि सब हमतन गोश हुए हैं बिल्कुल। नहीं, मुझे लगता है शायद मैं ड्रॉप हो गया हूँ शायद। तो इसका मतलब बीच में बोलना पड़ेगा, चलो जी। अच्छा, तो मैंने उसको अकाउंट्स को यहाँ पे हमने इसको ले लिया Web3 से, जो भी अकाउंट्स हमारे आ रहे हैं उसको लिखवा लिया। अच्छा, उसको कंसोल भी करवा लिया ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास अकाउंट्स आ रहा है वाकई लॉग के अंदर। अच्छा, डिस्पैच उसको मैंने कर दिया। डिस्पैच के अंदर मैंने एक सेट अकाउंट का एक एक्शन बनाया था, उसके अंदर डिस्पैच किया ताकि जो भी अकाउंट का पेलोड होगा वो सेट अकाउंट्स के अंदर चला जाए। अब ये कैसे जा रहा है, ये यहाँ पे आके मैंने ये इस नाम से इसको इंपोर्ट किया हुआ है एक्शंस में से, कि इसके अंदर वो सेव हो जाए सेट अकाउंट के अंदर। अब हम सेट अकाउंट को लेके चलते हैं, उसको देख लेते हैं कि उस पर क्या एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से उसके बाद हम एक्शंस में जाएंगे। कि इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं क्योंकि मुझे खुद नहीं नजर आ रहा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एक एक्शन बना लिया है कि भाई जो भी डाटा आएगा उसके अंदर हमने एक टाइप बना दिया ताकि वो टाइप जो है हमारे रिड्यूसर में जाके सेव हो। उस रिड्यूसर के अंदर जो हमने उस वेरिएबल या इनिशियल स्टेट को हमने दिया होगा उसको अपडेट कर देगा। अब सेट अकाउंट की मैंने रखवाई हुई थी ऊपर है, टॉप टॉप पे, एक्चुअली बहुत ज्यादा है ना ये। ये आ गया, ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पे, अब ये एक सिंपल एक फंक्शन है जो सेट अकाउंट के वेरिएबल को अपडेट कर रहा है, और वो क्या कह रहा है कि सेट अकाउंट टाइप है और उसका पेलोड क्या है, अकाउंट्स। अब अकाउंट्स के अंदर जो भी डाटा वहां से आएगा वो यहाँ पेलोड बन गया, और उसके एक टाइप के को वो इस वेरिएबल को अपडेट कर रहा है सेट अकाउंट्स को। और ये सेट अकाउंट हमारा रिड्यूसर के अंदर जाके जो हमारे अकाउंट्स की जो हमने स्टेट बनाई होगी उसको अपडेट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे आके हम कह रहे हैं कि भाई अकाउंट डॉट टाइप के जरिए ये जो है एक्शन परफॉर्म करे, और उस एक्शन में क्या है, एक पेलोड है। अब वो पेलोड का ये फायदा है कि हमें उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है उसके अंदर, जो है नंबर्स भी हो सकते हैं उसके अंदर, एरे भी हो सकती है, कुछ भी है, वो जो भी वो लेके आ रहा है उसको इस वेरिएबल के अगेंस्ट जो है अपडेट कर दे। आसिम भाई एक जरा यहाँ पे एक बात जो ना आ रही है सामने। जी अगर इसको हम एक फ्लो चार्ट की शक्ल दें स्टेप्स को, कि भाई पहले ये करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये इस फाइल में जाके ये करना है, थर्ड स्टेप में जाके फला फाइल में ये करना है, तो वो मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा। ये अभी तो आप ये करें, लेकिन बाद में इसको हम एक उसकी शक्ल देते हैं फ्लो चार्ट की ना, तो उससे हमें अपने स्टेप्स पता चल जाएंगे हमें कैसे काम करना है। अच्छा, जैसे मैंने कल कहा था ना कि अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे एग्जाम के बाद, अभी तो खैर टाइम नहीं है इतना कि हम इसको, वो उसके अंदर हम ऐसा ही करने जा रहे थे। यानी जो मेरा आइडिया था कि हम क्लास के अंदर सब लोग मिलके सॉलिडिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको हम लेके आएंगे, डिप्लॉय करेंगे, उसी तरह ही फिर उस विनाश के ऊपर रन करके देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अगर, हाँ ये देखिए, ये मैंने इसको पूरा इसका बनाया हुआ था, ये ट्रफल के अंदर फिर इसको बनाया है, ठीक है। फिर उससे इसका माइग्रेशन का एक पूरा मैंने वो हेड बना के कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्ड का फोल्डर है, एक सेकंड, ट्रफल का, हाँ ये देखिए ये 2 फोल्डर है, अभी इसमें तीसरा नहीं है, वो मैंने शायद डिलीट कर दिया था, सॉलिडिटी का था वो, ठीक है। इसी के अंदर ट्रफल में हमने काम किया है, फिर यहीं से उठा के इसको रिएक्ट में ले आए हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये देखिए रिएक्ट आ गया, ये ABI फाइल वहीं से कॉपी की है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, उसमें मैं देख रहा था एक कोड लिखना पड़ेगा हमें माइग्रेशन की फाइल के अंदर, यहाँ पे आके ट्रफल माइग्रेशन के अंदर यहाँ पे हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या काम करेगी कि जब हम इसको माइग्रेट करेंगे, जो इसकी ABI फाइल है ना, वो डायरेक्टली यहाँ पे वो बना देगा रिएक्ट के अंदर। जबरदस्त। तो ये वाली फाइल जो हमने मैनुअली कॉपी की है, यहाँ से उठाई है, वो हमें कॉपी नहीं करनी पड़ेगी हर बार। तो जैसे हम माइग्रेट की कमांड देंगे, पूरी की पूरी ABI फाइल जो है वो यहाँ पे आ जाया करेगी, और उस ABI फाइल को हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिंक किया हुआ है, कॉल करवाया हुआ है Web3 के अंदर।
इस जगह पे, सही ये है। देखिए, ठीक है। तो वो हमें ये पूरा जो है ना कॉपी पेस्ट का, ये सारा खत्म हो जाएगा। उस ठीक पे है, टाइम नहीं मिल पाया काम करने का, तो इंशाल्लाह जो हम इसके बाद करेंगे ना इंशाल्लाह, उस पे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। प्लीज प्लीज आप तो वहां से ये कंटिन्यू करें। जी जी, ये सारे के सारा यानी मेरे ज़हन में है कि हम खुद से डिस्कस करेंगे ये सारा ना। तो इंशाल्लाह इस तरह बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप मैंने ये इस जो पिछली एप्लीकेशन है ना एक्सपेंस ट्रैकर की, वो ऐसे ही बनाई थी कि 1 बाय 1 लेके आया था। यानी ये ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली कॉपी किया, क्योंकि वो फिर समझ भी नहीं आनी थी, वो फिर वो कहते हैं ना छापा वाली बात हो जानी थी। सही है। तो इसमें मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग और भी पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छी इनपुट देंगे इसके अंदर ना। तो ये काफी आप कह लें कि इंफॉर्मेटिव रहेगा हम सब के लिए सेशन जो अगले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि इसको ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसी तरह हमने ये रखाए हुए हैं, मैंने रखे हुए हैं सेपरेटली, कि सबसे पहले जो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आएगा। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई, अगर आप फ्लो चार्ट के बारे में कहते हैं ना, तो सबसे पहले ये आएगा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर हमने रिड्यूसर को कॉल करवाया है, यानी रिड्यूसर को इनिशिएट करवाया है या डिक्लेयर किया है कि भाई रिड्यूसर जो है हमारी इनिशियल स्टेट जो है वो अपडेट करेगा। अब ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने ग्लोबल प्रोवाइडर प्रोवाइड किया। ठीक है, हमने पहले इनिशियल स्टेट बनाई, पहला स्टेप। दूसरा, इसको हमने ग्लोबल, एक सेकेंड, मेरा थोड़ा माउस स्टॉप हो गया, एक मिनट। अच्छा, ये दूसरा स्टेप आ गया, हमने इसके अंदर ग्लोबल प्रोवाइडर जो है, सॉरी, ग्लोबल क्रिएट कॉन्टेक्ट किया है, ग्लोबल कॉन्टेक्ट किया है, फिर उसको प्रोवाइड किया है। और फिर जो है तीसरा स्टेप जो है, हमने क्योंकि इनिशियल स्टेट जो हमने रखी हुई है उनको हमने अपडेट करना है, उसमें या तो डाटा मंगवाना है या डाटा सेंड करना है जहाँ से। तो फिर उसके लिए हमें एक रिड्यूसर बनाना पड़ा, ये वाली फाइल। अब रिड्यूसर के अंदर हमने Web3 से डाटा चाहिए एक्शन पेलोड के जरिए। तो फिर हमें चौथा स्टेप क्या किया, हमने एक एक्शन की फाइल बनाई, जैसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके अंदर हमने, जैसे ये अकाउंट्स वाली एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारा मिक्स ना हो, ये वाली। अब मुझे अकाउंट्स का पेलोड चाहिए, लेकिन अब पेलोड तो अकाउंट्स का हमने डिफाइन तो कर दिया है, आर्गुमेंट लेके पेलोड के अंदर डिफाइन कर दिया है, लेकिन ये अकाउंट्स आएगा कहाँ से? फिर मुझे उसके लिए एक Web3 क्रिएट करनी पड़ी। अब Web3 के अंदर मैंने इसको अकाउंट्स को मंगवाया, उसके अंदर मैंने इस डिस्पैच के जरिए सेट अकाउंट के अंदर इसको एक आर्गुमेंट के जरिए, पैरामीटर के जरिए पास करवा दिया, जो मेरा यहाँ पे आ गया। अब ये फ्लो बन गया है। अब मैं क्यों कह रहा था कि मैंने बैक साइड से शुरू किया, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि आप इसको पहले मंगवा सकते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये मैंने console.log के जरिए अकाउंट मेरा आ गया। अब मेरे पास अकाउंट है, अब मैंने इसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है और किस तरह से मैंने इसको अपने यूआई के अंदर जो है शो करना है। तो अब आपके पास ना एक, यानी कह लें कि एक आपको तरीका मिल जाएगा या एक लाइन मिल जाएगी जिसके ऊपर आप काम करेंगे। अगर आप इस तरह से सोचें कि यार ठीक है, मैंने रिड्यूसर के अंदर इतनी चीजें दिखानी है, फिर अच्छा मैं उसको देखूंगा, कॉल करूँ, वो मिक्स होता जाएगा। अगर आप, जैसे मेरी अप्रोच पर्सनली यही थी, मुझे नहीं पता कि वैसे ये ऑप्टिमल अप्रोच है कि नहीं। मैंने क्या किया था कि पहले console.log के अंदर अकाउंट्स को चेक किया, क्या अच्छा मेरा अकाउंट्स आ गया। अब उसको मैंने वेरिएबल के अंदर रखवाना है। उसका तरीका क्या है कि यार मैं इसको यहाँ से डिस्पैच के फंक्शन के जरिए इसको डिस्पैच कर दूं रिड्यूसर के अंदर, और रिड्यूसर इसको क्या करेगा, ग्लोबल कॉन्टेक्ट के अंदर जाके अपडेट कर देगा, और फिर उसको मैं जहां चाहूंगा उसको मंगवा के यूटिलाइज कर लूंगा। तो मेरी अप्रोच ये थी। तो मैंने इसी तरह 1 by 1 जो चीज मुझे चाहिए थी, ये जितने भी वेरिएबल थे, ये सारे मैंने 1 by 1 ऐसे मंगवाता गया। जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, पहले कनेक्ट किया, ये तो हमें सबको पता है कि कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और एबीआई को कनेक्ट करके फिर सबसे पहले मैंने console.log, यानी आप इस लाइन को भूल जाएं, 41 को 40 तक मैंने ये मंगवा के यहाँ पे चेक कर लिया कि हाँ जी मेरे कंसोल में प्रिंट हो रहा है, ओके प्रिंट हो रहा है। अब मैंने इसको डिस्पैच कर दिया, यहाँ से डिस्पैच करके एक्शन में गया, एक्शन से मैं रिड्यूसर में गया, रिड्यूसर से आके यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे जो है नेम की जो प्रॉपर्टी है वो नल से अपडेट हो गई है, जो भी नेम था उसका। ठीक है, अब इस नेम को मैंने कंसोल उसके अंदर ही मैंने प्रिंट करवा के चेक कर लिया कि भाई ये
प्रिंट हो रही है, अगर आ रही है तो फिर मैं इसको जो इसका कंपोनेंट है सिंगल, मैं इसका कंपोनेंट देख लेता हूँ कौन सा है। अच्छा आजम भाई, जी जी ये कहानी जो शुरू हो रही है ग्लोबल प्रोवाइडर के अंदर, जो लोड ब्लॉकचेन का फंक्शन आपने बनाया हुआ है, ये वहां से शुरू हो रही है, ऐसा ही है? अच्छा लोड, जी जी बिल्कुल, क्योंकि जो उस पे रेंडर अगर आ होगी जाए ना, थोड़ा सा, हाँ अगर उस पे आप आ जाएं हाँ तो मैं उस पे आ जाता हूँ, लोड। ये सिर्फ दिखा दूं मैं, उसके बाद उस पे आ जाता हूँ। अच्छा ये देखिए, ये टोकन जी जी नेम जी आ जी, गया। बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल। सिंपली इसको कोई हेडिंग शेडिंग कुछ नहीं दिया, जस्ट आपने टोकन नेम यहाँ पे प्रिंट कराना है। अगर आपकी डिजायर इनपुट आउटपुट आ जाती है तो फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जो भी CSS वगैरह करना चाहते हैं वो करके उसको कर लें। अच्छा यहाँ पे ये है लोड ब्लॉकचेन। हाँ हम हाँ ये कह रहे बिल्कुल, हैं कि जैसे इसको एक ही, पैरामीटर चाहिए, डिस्पैच नाम हो या कोई भी, उसका एक पैरामीटर चाहिए। जी जी ठीक है। ये पैरामीटर हमने पास करवाया, क्यों? क्योंकि अगर हम जाएंगे कॉल के अब अंदर, अब हम जी जी इसको यूज कर रहे हैं Web3 का जो आपने बनाया हुआ है हाँ, कंपोनेंट, ये राइट? देखिए ये आ गया ना लोड हाँ चेन, इसके अंदर हमने पैरामीटर क्या दिया है, डिस्पैच। अब डिस्पैच को हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर हम ये नहीं देंगे तो वो कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्पैच में हम इसको दे रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके अंदर एक और फंक्शन को हम कॉल करें, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल, ये दूसरा फंक्शन आ गया। उसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है ये सेटअप को Web3 को ऊपर, राइट? हाँ जी ये देखें ना, हमने Web3 को पहले इंपोर्ट कर लिया हाँ ना। बिल्कुल, ये देखिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, राइट? हाँ जी तो बिल्कुल, हमने उस Web3 को इंपोर्ट कर लिया ना यहाँ पे। तो उसके अंदर हम फिर Web3 को पास कर रहे हैं, जिसके अंदर वैल्यू है हमारे पास वेब डॉट गिवन प्रोवाइडर इनेबल की। ये वाली, अगर जी कॉन्ट्रैक्ट में अगर अगर कहाँ पे यूज हो रहा है, हाँ नेम में अगर आ जाए तो आसानी होगी शायद, नेम में। हाँ जी जी ये तो ये अब यहाँ से भेज रहा है फिर उस फंक्शन को, जो हमारे पास सेट नेम के नाम से आपने बनाया हुआ है, राइट? जी, सेट नेम के नाम से हमने एक्शन बनाया हुआ है, ये एक एक्शन है। एक्शन बनाया हुआ है, बिल्कुल। तो ठीक वो है, एक्शन भेज रहा है फिर ऐप रिड्यूसर को। हाँ एक्शन रिड्यूसर को भेजता है कि भाई आपके पास जो इनिशियल स्टेट है, ये जो भी नाम हमने रखाया होगा उस स्टेट का, उसमें ये सेट नेम का एक्शन जो है वो पास कर दो। पास करके फिर वो उसको स्टेट को अपडेट कर रहा है ऐप रिड्यूसर हाँ एक्शन जी के वो थ्रू। उसको, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे चला स्टेप, वहां पे हमने यूज इफेक्ट में जो लोड ब्लॉकचेन का ये बनाया, वह यहाँ से इसने पैरामीटर लिया, डिस्पैच का फंक्शन में आए हम, ऐसा ही। जी नहीं, ये वाला जो लोड ब्लॉकचेन है ना, ये वाला सर, जी जी जी। ये उसका इससे ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है कि आपका जो पेज है वो जैसे ही रेंडर होगा उसके बाद वो हाँ उसको इनेबल करे, बस। ये चीज, हाँ तो इसका उससे नहीं है जो आपने नहीं Web3 नहीं के नहीं अंदर नहीं बनाया। नहीं नहीं नहीं, हाँ इसका ठीक। इसका काम है, आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, किसी और कंपोनेंट में लगा दें। तो जो आप कल इसको, हम बात कर रहे थे वही चीज है, जो उसको री हाँ रेंडर जी बार बार ना करें। हाँ, वो बार बार ना करें। हम ये चाह रहे हैं, लोड ब्लॉकचेन को यहाँ पे लगाने का मकसद ये है कि जैसे ही पेज रेंडर हो तो लोड ब्लॉकचेन के फंक्शन को कॉल करे वो। तो जब वो लोड ब्लॉकचेन के फंक्शन को कॉल करेगा तो इसके अंदर जो भी लॉजिक है वो रन होगी। तो इसके अंदर जब ये रन होगी तो वो क्या करेगा, अब मैंने रिफ्रेश किया पेज तो लोड ब्लॉकचेन कॉल हुआ, उसके अंदर Web3 एक्टिव हो गया, इनेबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट को कॉल गई और कॉन्ट्रैक्ट से फिर ये सारी की सारी चीजें हमने मंगवा ली। अब ये मंगवाने के बाद वो जो जो जिस जिस कंपोनेंट में डिस्प्ले होनी थी वहां पे जाके डिस्प्ले होगी। हाँ तो ये ऑटो जैसे हो गया, इसने इसको हाँ कॉल कर लिया तो इसने डिस्पैच को कॉल कर लिया, डिस्पैच ने सेट कर सप्लाई को कॉल कर दिया, सेट सप्लाई ने जाके उसको वहां पे डेटा दे दिया, उसने ऐप प्रोड्यूसर को भेज दिया, ऐसा ही। जी जी, ये देखिए मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ये आ गया। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अच्छा मैं इसको पहले करता हूँ, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, इसको मैं करता हूँ लॉक। अब इसको करता हूँ रिफ्रेश। देखें ये मैंने रिफ्रेश किया है ना, तो रिफ्रेश करने से जैसे ही वो रेंडर हुआ सबसे पहले उसने क्या किया कि इन लोड ब्लॉकचेन को कॉल किया। ठीक है, अब लोड ब्लॉकचेन कॉल हुई तो उसने कहा कि जी भाई पहले सबसे पहले क्या है, Web3 को आप इनेबल करो। ठीक। अब जब तक मैं इसको इनेबल नहीं करूंगा, इसको कनेक्ट नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, नहीं होगा डिस्प्ले, क्योंकि वो पहली कॉल के बाद रुक गया है। अब
इसको मैं पासवर्ड लगाता हूँ, जैसे कनेक्ट करता हूँ। अब मैंने इसको कनेक्ट किया, उसके बाद ये देखें वो सारी की सारी कॉल्स होती गई। उसने टोकन नेम ले लिया, सप्लाई ले ली, और फिर जो जो मैंने कॉल करवाया था वो हो गया। और ये एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर वो डिस्प्ले हो गया। अगर आपने देखा होगा स्टेट भी उन्होंने अपडेट कर दी, ये कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट शायद नहीं आ रहा था मेरा ख्याल। हाँ अच्छा, अब ये देखें, अब मैंने क्या किया कि भाई आपने सिर्फ ये मंगवाया है, आपने ये अकाउंट बैलेंस और टोकन बैलेंस नहीं मंगवाया। क्यों? क्योंकि जब आप कनेक्ट योर वॉलेट को कॉल करेंगे उसके बाद ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ये अलग फंक्शन है, राइट? ये अलग कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अंदर अलग फंक्शन बना हुआ। फिर उसके बाद ये अलग कंपोनेंट है। अच्छा, अब ये वाले जितने भी ऊपर वाले कंपोनेंट्स हैं इनके अंदर कॉल हो रहा है, ठीक है। जो हम अगर सॉलिडिटी की लैंग्वेज में देखें तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो कॉल हो रही है। ये वाला जो आपका फंक्शन है इसके अंदर ट्रांजैक्शन सेंड हो रही है, राइट कर रहे हैं डेटा आप इसमें। हाँ, ये राइट हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, रीड हो रहा है सारा। इसमें हम कहीं पे भी राइट नहीं कर रहे, ये यहाँ पे राइट हो रहा है, यहाँ पे रीड हो रहा है। मगर ये पूरा कंपोनेंट है Web3 का जो हमने लोड ब्लॉकचेन नेम से बनाया टोकन अपडेट्स के अंदर, पूरा का पूरा ऐसा ही? नहीं, ये पूरा नहीं है, ये यहाँ तक है सिर्फ। हाँ, मैंने उसको 3 चीजें वहां से चीजें इसके अंदर। हाँ जी, क्योंकि हमने देखें Web3, क्योंकि हमने अभी कोई अपने पास से इनपुट या कोई लोकली स्टेट से या किसी और डेटाबेस से नहीं लेना। हमने कौन से डेटाबेस से लेना है? ब्लॉकचेन के डेटाबेस से लेना है। हम फर्जी तौर पे ये समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन जो है इस वक्त मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, और रिएक्ट जो है वो मेरे पास रैम है, सही है, कंप्यूटर की। तो रैम के अंदर जो डाटा जो हम देंगे वो डाटा वहां पे अवेलेबल तो होगा, वो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे लिए ब्लॉकचेन एक हार्ड डिस्क है, हमने हार्ड डिस्क से डाटा लेना है, तो हम इसको कनेक्ट करवाएंगे Web3 के जरिए। Web3 वो वाहिद ब्रिज है जिसके जरिए हम उस ब्लॉकचेन को कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये जो हमारी मोस्टली लॉजिक है वो ब्लॉकचेन तो उसके Web3 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है आसिम भाई, जबरदस्त जबरदस्त। अब हम ये आसिम भाई एक दफा कस्टमर अकाउंट डिटेल्स का ये कंपोनेंट दिखा दें फिर। हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम। जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे वो हमसे ये टोकन का बैलेंस आ गया इस वॉलेट में, और ये उसका जो अकाउंट की डिटेल आ गई। अब देखें, ये अकाउंट पूरे का पूरा आ रहा है ब्लॉकचेन से। अब हमारे जैसे अगर हमें याद होगा मंसूर भाई, हमने डिस्कशन की थी टोकन की कि भाई वो टोकन तो जो है मिलियंस ट्रिलियंस में दिखा रहा है। जी जी बिल्कुल। ये यहाँ पे टोटल सप्लाई आपको नजर आ रही है, ये 5000 की, ये भी इसी तरह आ रही है। इसके आगे 18 डेसिमल है जिसको हमने फ्रंट एंड के अंदर यानी रिएक्ट के अंदर किया हुआ है कंट्रोल। यही डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम उस हवाले से कि वहां तो उधर तो ये ब्लॉकचेन पे तो ये सारे डेसिमल्स सारे जीरोस के साथ होगा, और इसको हम यूआई में जाके इसको फिर डेसिमल्स को अलग ट्रीट करेंगे इसको। जी, तो जो भी है हमने अब जैसे ये टाइम वगैरह है, ये सारा कुछ जो है डिफरेंट फॉर्मेट, क्योंकि टाइम वो सॉलिडिटी तो आपको इपॉक्स में देगी ना, तो फिर ये सारा हमने एक रिएक्ट के अंदर इसको यूटिलाइज किया हुआ कि कैसे हमने दिखाना है। ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ताकि किसी को पता ना चले कि आपका अकाउंट क्या है। ये भी आपने जबरदस्त काम किया है आसिम भाई। अच्छा, फिर उसके बाद ये राइट वाला, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि मुझे स्क्रीन जो है ना वो दोबारा से लेके जानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये देखिए ना कि जैसे मैंने उसमें आपको यूआई में दिखाया था कि 3 डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं मैंने, यहाँ पे भी ऐसी 3 डिफरेंट बनाए हुए हैं। ये है लोड ब्लॉकचेन। लोड ब्लॉकचेन में ये वाली सारी प्रॉपर्टीज अपडेट हो रही हैं फंड रेज तक, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट था हमारा लोड अकाउंट बैलेंस का, ये वाला। अब इसको मैंने सेपरेट कर दिया है। जैसे तारिक भाई ने कहा था ना कि आपको आपकी लॉजिक के हिसाब से जो चाहिए होगा कंपोनेंट्स आप उस हिसाब से बना लें। तो क्लास में ये सारा मेरा ख्याल है कि एक ही बना हुआ था, ठीक है। तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया क्योंकि मेरी लॉजिक इस तरह से बन रही थी कि जो है मैं इसको सेपरेट दिखाना चाह रहा था कि इकट्ठा अपडेट ना हो सारे का सारा। अच्छा, अब ये आ गया, ये देखिए फिर दोबारा से ये लिखना मुझे इसलिए पड़ा है कि अगर
आपका माइक थोड़ा सा उसमें वो डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज में, मैं तार शायद उसका नहीं मेरा डैम। तो वायरलेस वाला है, आई डोंट नो। अच्छा अभी कुछ वायरलेस, बेहतर हुआ है? हाँ हाँ बेहतर हो गया बिल्कुल। अच्छा सॉरी। अब ये देखें, इसमें मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया हुआ, जैसे हमने बात की थी लोड अकाउंट का। अब लोड अकाउंट के अंदर जो भी हमने पास करवाना है डाटा, वो इसके थ्रू हो रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लोड बैलेंस कहाँ पे ये हम कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, पहले Web3 को एक्टिव किया, फिर उसके बाद हमने अकाउंट्स उसे ले लिया, और अकाउंट से ये मेथड जो है हमने बैलेंस ऑफ का कॉल करवा लिया उस अकाउंट का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो मैंने आपको दिखानी थी कि जैसे ही मेरे पास वो बैलेंस आया, मैंने Web3 के अंदर ही उसको यूटिलाइज करते हुए वे के अंदर वे से ईथर में कन्वर्ट कर लिया। ये देख रहे हैं आप? जी जी। तो अब वहां पे इसलिए वो 18.0 शो नहीं हो रही। अगर हम मैं इस लाइन को हटा दूंगा और वे में डायरेक्ट, रखेंगे तो फिर वो बिल्कुल वो 18 पे आ जाएगा वो। जी वो ऐसे शो होगा। अच्छा, ये वाला मैंने इस पे काम नहीं किया क्योंकि ये मैं ना कुछ इवेंट्स वगैरह करना चाह रहा था, तो फिर टाइम नहीं मिला इसके ऊपर ना। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ पे पास हो रहा है बैलेंस वाला। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आएगा शायद, ये बैलेंस आ गया। ये भी एक्शंस में नहीं जा रहा? जी मंसूर भाई, एक्शंस में नहीं जा रहा अभी यहाँ से ये? नहीं मंसूर भाई, वो एक्शंस में जो होगा ना, वो तो वेरिएबल जो है इनिशियल स्टेट अपडेट हो रही है ना। अच्छा, लेकिन जो हम इनिशियल उसको कॉल स्टेट्स जो बस करवा रहे उसको, ठीक हैं, है ठीक है ठीक हाँ, है जो कॉल करवा रहे हैं ना वो यहाँ पे करवा रहे हैं। ये देखिए लोड अकाउंट बैलेंस, ये नजर आ ठीक रहा है है। 25th सही सही सही, ठीक नंबर। है। ठीक है, और मैं उसको साथ में ये भी दे रहा हूँ कि आप लोड ब्लॉकचेन भी कर दें, क्योंकि जब आप अकाउंट अगर ब्लॉकचेन लोड नहीं होगी, मतलब आपका वो Web3 कनेक्ट नहीं होगा, तो वो बैलेंस नहीं लेके आएगा। तो इसलिए मैंने दोनों को कॉल करवा दिया कि अगर वो कनेक्ट ना हो तो जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे, ये बटन प्रेस करेंगे, तो वो दोनों कॉल हो जाएंगे और दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये वाला था वो जो हम कल बात कर रहे थे, अकाउंट्स वहां से पूरा आया, फिर मैंने उसको एक वेरिएबल में रिकॉर्ड किया और फिर उसके जो भी डिजायर हमारी आउटपुट है उसको परफॉर्म करवा लिया। सही, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया है। और फिर ये वाली मेरे ख्याल एक पार्ट रह गया हमारा, जो मैंने सेपरेट किया हुआ है ट्रांजैक्शन का, क्योंकि ये हमने राइट करना है, तो इसलिए इसको थोड़ा मैंने सेपरेट रखा हुआ है। ये वैसे ही Web3 को वो इनेबल करता है, और उसके बाद जो है वो ट्रांजैक्शन को जो है वो डाटा भेज देता है बाई टोकन का। अब क्योंकि पहले एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर जो मैंने बनाया था, उसमें हम लोग वैल्यू नहीं भेज रहे थे कोई भी, तो इसके अंदर हमें वैल्यू भी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें यहाँ तक लॉजिक थी शायद कि अकाउंट्स के जरिए ये टोकन ट्रांसफर कर दो। लेकिन इसके अंदर हम ये एक एडिशनल हमें पैरामीटर देना पड़ेगा कि सेंड फ्रॉम दिस अकाउंट एंड वैल्यू। ठीक है, और वो वैल्यू आपने वे के अंदर करके भेजना है। ठीक है, अच्छा, वो तो था टोकन ट्रांसफर का, यहाँ पर आप इथर ट्रांसफर कर रहे हैं ना? हाँ जी, यहाँ पे क्योंकि इथे ट्रांसफर होंगे तो फिर आपको नहीं, यहाँ पे हाँ जी, आपको टोकन बाई करने हैं और उसके अगेंस्ट आपको उसके इथर केस में देने हैं। इथर देने हैं, ठीक है, बिल्कुल हाँ, ठीक तो है। जैसे आप इथर देंगे तो वो वैल्यू में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो वो इसलिए ही हमें दोनों चाहिए, हमें हाँ डेटा जी, वाला फंक्शन भी चाहिए और हमें वैल्यू वाला फंक्शन भी चाहिए। दोनों चाहिए, तो वो दोनों यहाँ पे जो है वो आ गया। अच्छा, इसमें अभी तक एक काम जो हमने इंशाल्लाह अगले हम जो डिस्कशंस होंगी ना उसमें करेंगे, जो मैं कर रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, ये जो एरर वाला है कि अगर ये यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम आती है, अभी हमारी यूआई के अंदर कोई भी एरर शो नहीं करेगा, नहीं आएगी तो वो चलेगा नहीं, कंसोल में दिखा देगा कि एरर आ गया। ठीक है, लेकिन हमें वो क्या करना है कि यूआई के अंदर अगर हम गलत वो दें, तो यूआई के अंदर शो करे कि आपका ये एरर है। वो एरर स्पेसिफाई करे बिल्कुल। हाँ जी, वो एरर वहां पे शो करे कि भाई आपने जो है ये वाला आपका एरर आना चाहिए। यहाँ पे यूआई के अंदर किसी जगह पे वो शो करे, अभी तक वो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एरर आता है तो वो रुक जाएगी यूआई ना, यहाँ पे फंक्शन।
तो वो उसको अब हमने नेक्स्ट लेके आना। अच्छा, एक और चीज अगर जिन्होंने इस पे काम किया और रिएक्ट पे, वो थोड़ा गाइड कर सकेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेसिमल वैल्यू नॉट अलाउड। अच्छा, मैं बाद में काफी मैंने इसको सर्च भी किया है, कोशिश भी की है, मुझे समझ नहीं आई कि अगर हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू जैसे 0.001 लें तो वो कैसे आएगी। ठीक है, तो वो इसको जो है वो नहीं ले रहा था, उसको रोक रहा था। आई डोंट नो कि क्या वजह थी, लेकिन अभी उसने ले लिया है। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। चले। ये पता नहीं, आप लोगों की बरकत की वजह से उसने ले लिया। ये मनसूब भाई से डर गए। हाँ जी, ये मनसूब भाई की आदत का असर। नहीं रियली मैंने इस पे बहुत सारा काम किया है, मैंने इसको देखा है, लेकिन वो ले नहीं रहा था, पता नहीं क्या वजह है। ये देखें, ये देखें, प्लीज एंटर ए वैलिड वैल्यू, द टू नियरेस्ट वैल्यू, आई डोंट नो, 0.001, लेट्स सी, नहीं ले रहा। ये देखें, तो इसको हमने सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि अगर हम देखें ना कि हमारी जो रियल लाइफ की एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर ईथर जो 1 ईथर तो बहुत कम ही लोग भेजेंगे। जो टोकन सेल बाई सेल होगा उसके अंदर डिनोमिनेशन के अंदर भेजा जाता है। तो वो हमने उसको, यानी मेन मकसद ये है इसके करने का कि हम उसको एड्रेस कर सकें उस चीज को। ठीक है, तो अगर ठीक किसी है, ने रिएक्ट में किया हुआ है तो वो इसको देख ले, फिर हम हमें ढूंढेंगे, इसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल निकाल लेंगे। देख लेंगे इसको ना। जी सर, मेरा ख्याल है कि सारी चीजें कवर हो गई हैं। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो देख लेते हैं। बिल्कुल, इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए हम लोगों ने बेसिकली देखा कि जो हुक्स हैं और वो काम क्या कर रहे हैं और किस हुक का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर है। तो एटलीस्ट अब हमें एक आइडिया हो गया है और उसको हम क्विज में कुछ ना कुछ बेहतर तुक्का मार सकेंगे इंशाल्लाह। देखिए, क्विज जो है मेरा ख्याल है कि ठीक है, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है नेक्स्ट क्वार्टर में जाने के लिए, लेकिन मेन चीज यही है कि हम लोग प्रैक्टिकल पे आ जाएं ज्यादा से ज्यादा। हाँ, बस एक जो मतलब आज ये स्पेशली हमारा जो कल के और आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग एक कंसोलिडेटेड रिव्यू कर लें, ताकि मतलब एक जनरल अवेयरनेस हो जाए चीज़ों की और जनरल रिव्यू हो जाए। बल्कि जनरल से ज़्यादा हमने माशाल्लाह आपने तो ज़बरदस्त हमें बहुत स्पेसिफिक हमें चीज़ें रिव्यू करवा दी कि किस तरह से आपने हुक्स को यूज़ किया, उसका फ्लो भी आपने बताया। तो आई थिंक अब सबको एक अच्छी प्रिपरेशन क्विज की भी हो गई है और आगे के लिए हमें ट्रैक भी मिल गया कि अब हमें आगे कैसे काम करना है। और इंशाल्लाह जो हमारा क्विज के बाद का जो महीना या 1.5 महीना है उसमें हम बिल्कुल लग के काम करेंगे और एक अच्छी कोई कॉम्प्रिहेंसिव डैप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएं। पहले तो बेसिक बनाएं, पहले एक बेसिक से शुरू करेंगे ताकि हम कंफर्टेबल हो जाएं कि हम किस तरह कॉल कर रहे हैं, किस तरह हम ट्रांजैक्शन सेंड कर रहे हैं और उसको फिर हम यूआई में डिस्प्ले करा रहे हैं। ये एक हम छोटी एक्सरसाइज के जरिए कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह सब मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव किसी डैप पे रियल लाइफ मॉडल को उठा के उसको हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे अपनी क्लासेस करने इंशाल्लाह। तो थैंक यू जनाब, थैंक यू एवरीवन। अगर कोई सवाल है तो जरूर कर लीजिए, वरना फिर हम सेशन को छोटी सी चीज ऐड कर देता हूँ। मैंने मदरसा साहब से पूछा था कि सर ये रिएक्ट का जो है क्या सीन है, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा यार ये जितनी भी चीजें हैं ना, आप इसको समझो कि ये डॉट्स हैं, ठीक है, एक पेपर के ऊपर डॉट्स लगे हुए हैं और आपने डॉट्स को एक दूसरे से लाइनों के जरिए मिलाना है। अगर आपको ये समझ आ गई कि कैसे मिलाना है तो आपकी लैंग्वेज की जो चीजें हैं ना वो क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे इसमें भी देखें तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से कैसे रिड्यूसर में जा रहा है, रिड्यूसर से एक्शन में जा रहा है, एक्शन से डिस्पैच में जा रहा है और फिर वो वहां से वापस कैसे आ रहा है। तो ये एक सारे एक डॉट्स आपस में मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको हमने इसीलिए मैं उसको फ्लो चार्ट कह रहा था और हम हर स्टेप के ऊपर जो है ना एक तो फ्लो चार्ट हम बनाते जाएंगे और वो फ्लो चार्ट के साथ उसका हम कोड भी इंशाल्लाह उसके अंदर कर लेंगे। एक अच्छी गाइड बना लेंगे प्रेजेंटेशन, जैसे हमने उसकी ट्रफल की और हार्ड हैट की बनाई थी, उसी तरह की एक हम इंशाल्लाह एक गाइड भी बना लेंगे कि उसको
हमारे जो साथी हैं उसको बाद में फिर रेफर कर सकते हैं इस चीज को। जी जनाब, बाकी हमारे जो साथी हैं बिल्कुल जरूर अगर कोई सवाल है, कोई चीज या कुछ एडिशनल को शेयर करना चाहते हैं जरूर शेयर करें। अहमद भाई की इनपुट नहीं आई आज, हम मिस कर रहे हैं उन्हें। अहमद भाई जो है ना वो देंगे वोट ऑफ थैंक्स। अहमद भाई सुन रहे हैं आप? अच्छा ये डिफरेंट है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैं दूसरा वाला तो है बहलाने के लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम जो है ना अहमद भाई के नाम से ना डरते रहे इतनी देर तक कि अचानक अहमद भाई है ना कुछ बोलेंगे। मैं पहले बोलने लगा था, फिर आप लोग स्टार्ट हो गए, मैंने कहा अच्छा बाद में कहूंगा कुछ। तो मैं कभी कभी आता होता, लेकिन आपकी वीडियोस वगैरह ऑनलाइन देख लेता होता। चलो गुड, ठीक है। आप ऐसे ही हमारे ग्रुप में जैसे पाकिस्तान में IMF है ना? नहीं यार, मैं लंदन में बेस्ड होता हूँ, तो पाकिस्तान में नहीं मैं। नहीं मैं कह रहा हूँ आप ऐसे ही हमारे ग्रुप में नजर आ रहे थे जैसे पाकिस्तान में IMF नजर आता है ना। अच्छा सॉरी चले तो माजरा जी, माजरा मैं आप लोगों की तरह यार एक छोटा सा स्टूडेंट ही भाई। चले नहीं बस ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलो मैं हमने इस सेशन को एंड करते हैं। बहुत जबरदस्त नासिम भाई, माशाल्लाह अल्लाह ताला और तरक्की दे और इल्म में इजाफा करे और हम सब एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे के इल्म में इजाफा करें। आज सारे उसी टाइम दिया है, बड़ा अच्छा करवाया मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा मनसूब भाई। जरूर। आजम भाई का आइडिया है कि ये हम एक साथ मिलकर चले बाद में, तो ये जो चीज़ें हैं जैसे हम क्विज दे रहे हैं ये तो इसका पार्ट है, मगर ये जो आसिम भाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, असल इसकी डिमांड है। तो मार्केट के अंदर काम बहुत है, थोड़ा सा मैंने टच होके देखा, तो अगर हम मिलजुल के काम करें तो जैसे 4 चीज़ें आसिम भाई को आती है तो 5 मनसूब भाई को आती है, तो 2 किसी और को आती है, तो मुख्तलिफ किस्म का काम होता है हर क्लाइंट का। तो हम आपस में एक ग्रुप बना लें और आपस में मिल के चले ना, तो ये इसमें बड़ा फायदा होगा। चले मतलब इसमें देखिए मैं क्योंकि कंसल्टिंग के अंदर हूँ ऑलरेडी, कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि जब आप पब्लिक प्रैक्टिस में जाते हैं ना, जब आप पब्लिक में कोई काम करने जाते हैं तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स और क्लाइंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो किस लेवल पर होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल या आपकी डिलीवरी का लेवल जो ना वो होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम कलेक्टिवली काम करेंगे तो फिर यकीनन वो सिनर्जी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो इसमें पहले हम पहला लेवल इंटरनेशनल तो पहला लेवल देखें, पहला लेवल ये समझिए, सॉरी पहला लेवल देखें ये कि हम लोग किसी एक लेवल के ऊपर हम कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हमने सीख ली हैं, हमें पता है, हमें आती हैं और हमने बड़े अच्छे तरीके से की हैं, लेकिन एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट को जिस तरह होना चाहिए तो हमें पहले उसको उस लेवल पर मैं नहीं चाहूंगा कि हम लोग वो $100 और $150 वाले प्रोजेक्ट के चक्कर में पड़े, उसमें हम अपनी एनर्जीज जो है ना वहाँ लगाएं। हम किसी बेहतर प्रोजेक्ट पे काम करें और जो मार्केट के अंदर अच्छा काम है उसको उठाने की कोशिश करें, बिल्कुल करेंगे। मैंने जो बात की इस हवाले से की क्योंकि मेरी बात हुई थी USA में ना, मेरा इंटरव्यू भी हुआ था वहाँ पे लॉस एंजलिस में, तो उनकी ये थोड़ी सी डिमांड थी कि जैसे आप एज ए टीम हो, जैसे आपके साथ कुलीग हो 3-4, तो आप हमारे साथ मिलकर काम करें क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा है। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाती हैं। हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए अच्छा भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पहले भी काफी देर से यानी काफी दिनों से सोच रहा था, चलो अब मौका आ गया तो आपको अपने जो भी मेरे थॉट्स हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहली तो चीज ये है कि हमें थिंक बिग, ठीक है, बड़ा सोचना चाहिए काम के हवाले से। और दूसरा ये है कि हमेशा जब भी इस तरह के स्टार्टअप्स हुए हैं, जब आप बड़ा सोचोगे तो फिर आप थोड़े यानी डिफरेंट लेवल पे सोचोगे, क्योंकि जो फ्रीलांसिंग है वो एक आप कह लें कि सोलो अप्रोच है, ठीक है। आप किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी आप खुद से करना होता है, डिसीजन आपने लेना होता है। जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं वो बड़े लेवल पे होते हैं, बड़ी टीम्स के साथ होते हैं,
मतलब कि एक टीम क्रिएट होती है, ठीक है, और वो टीम के अंदर जितने भी लोग होते हैं सबकी जो स्पेशलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। यानी कोई लेट्स से अगर हम इसी की एग्जांपल लें ब्लॉकचेन की, तो हो सकता है कि हमारी टीम में एक बंदा है जो रिएक्ट में बहुत अच्छा है, ठीक है, दूसरा बंदा है जो सॉलिडिटी में मास्टर है, यानी उसको हर चीज का पता है। अब ये भी हो सकता है कि सॉलिडिटी के अंदर भी स्पेशलाइजेशन है कि एक बंदा ERC20 में बहुत आला है, दूसरा NFC जो 721 है उसके अंदर उसकी एक्सपर्टीज है, ठीक है, फिर एक बंदा है वो Web3 को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। अच्छा, एक बंदा है वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत अच्छा है, एक बंदा है वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट में बहुत अच्छा है, मतलब कि उसको लैंग्वेज की जो डीप डाउन नहीं है लेकिन वो क्लाइंट के साथ बैठ के उसका पूरे का पूरे अंडरस्टैंडिंग कर लेगा और ये भी समझ लेगा कि इसको क्या चाहिए और ये भी समझ लेगा कि ये मुझे ये चीजें नहीं बताना चाह रहा, ठीक है। तो ये एज अ होल एक टीम बनती है जो लेके चलती है। अभी हम लोग उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, जहां तक मेरा ख्याल है, हो सकता है दूसरे लोगों का जो नजरिया है वो इससे डिफरेंट हो। अभी हम लोग कह लें कि सीढ़ी के दूसरे या तीसरे लेवल पे हैं, अभी हमने बहुत कुछ अचीव करना है। एग्रीड, बिल्कुल सही है। जब देखिए, जब आपके पास एक्सपर्टीज आ जाएंगी ना आपके काम की, मैं ये नहीं कहता कि आप हर चीज के अंदर मास्टर हो जाए, नहीं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं ना उसके अंदर अगर आप एक्सपर्ट हो गए ना, फिर वो USA की कंपनी है, फिर वो UK की कंपनी है, वो चाइना की कंपनी है, वो नहीं देखेंगे, ठीक है, वो आपसे बात करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि हाँ यार इस बंदे के पास कुछ है, ठीक है, फिर काम आपके पीछे दौड़ेगा, लोग आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन अगर हम लोग अभी से इन चीजों के पीछे पड़ गए, ठीक है, अगर देखें कोई मजबूरी है वो एक अलग चीज है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन अगर हमें कोई मजबूरी नहीं है और हम टाइम दे सकते हैं स्टडी को और फिर हम इन चीजों में पड़ जाते हैं, ठीक है, तो हम वो लेवल अचीव नहीं कर सकेंगे। मेन चीज है कि हम अपने आप को इस जगह पे लेके आए, इतना कुछ हमें आ जाए कि कोई बंदा हमसे बात करे तो वो कंफर्टेबल फील करे, तो फिर देखें कैसे आपको प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, लोग भी आपके पीछे भागेंगे। यकीन है, मेरा तो एक्सपीरियंस है ये जिंदगी का कि आप अपने आप को पहले उस जगह पे लेके आए। तो अभी हम हमारे पास जो असल चीज है ना वो अभी हमने स्टार्ट की है, जो पीछे हम करते आए ना वो सारा नर्सरी थी, समझे, हमने नर्सरी में थे हम, अभी हम नेक्स्ट ग्रेड में आ रहे हैं। जो 4th क्वार्टर होगा ना वो हमारी जो स्किल्स है ना उनको पॉलिश करेगा, यानी वो आगे लेके आएगा चीजें। अभी आप एक एग्जांपल ले लेंगे, हमने एक एक्सपेंस ट्रैकर बनाना था और हमें कितना टाइम लगा पता नहीं आप लोगों को, मुझे कम से कम 3 हफ्ते लगे एक्सपेंस ट्रैकर पे। पर ये वाली जो एप्लीकेशन है आप बिलीव करें मैंने 2 दिन में बनाई है, 2 दिन में। क्यों? उसकी रीजन ये है कि आपने एक्सपेंस ट्रैकर के ऊपर ही इतना सर खपा लिया था, इतनी चीजें देख ली थी कि फिर आगे वाली जो चीजें है ना वो आपके लिए आसान होगी। अगर हम इस एग्जाम के बाद खुद से अपने सेशंस के अंदर खुद से डिस्कस करें, इसी तरह एप्लीकेशनें, छोटी छोटी एप्लीकेशनें बनाएं, एक दूसरे को आइडियाज दें, ठीक है, हम लोग इतना कुछ सीखेंगे कि फिर जो 4th क्वार्टर होगा ना हमारे लिए आसान होगा और फिर जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस होंगी और वो ज्यादा आसान होती जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल सही है, एग्रीड। अभी हम इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम ये देखें यार नहीं हमने ये करना है वो करना, फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि जैसे वो एग्जांपल है ना कि आप बड़ी CV बना के कोई जॉब तो हासिल कर लेंगे लेकिन फिर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमारा फोकस ये होना चाहिए कि भाई हमने ये सीखना कैसे है, हमारा 4th क्वार्टर के अंदर चीजें क्या आ रही हैं, अभी जो डैप्स हैं वो रियल लाइफ में कैसे यूज हो रही हैं। अब बिलीव करें कि अगर जिस लेवल पे हमारे सब दोस्त हैं, अगर ये चाहें तो अभी भी एक छोटी मोटी टीम बना के ना कोई प्रोजेक्ट पकड़ लेंगे, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा हमें लॉन्ग टर्म के लिए। टेम्परेरी तो हम वो कुछ ना कुछ उससे गेन कर लेंगे, बल्कि वो पता है वो जो बीच में छोटी इनकम शुरू हो जाएगी ना वो बैरियर बन जाएगी आगे बढ़ने के लिए। हाँ जी, तो हमें जो है ना ये देखें कि यार ये हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, सारे का सारा चीजें हमें कैसे सीखनी है। हमारे पास माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं ग्रुप के अंदर, बड़े जो कोऑपरेटिव हैं, यानी आप रात को 12 बजे भी क्वेश्चन करें ना उसका भी आंसर कर देते हैं, कोई ना कोई उसका सोल्यूशन बता देता है जितना उसके पास नॉलेज होता है। तो अभी हमें इन चीजों के ऊपर करना चाहिए। इसीलिए मैंने मंसूब भाई से भी रिक्वेस्ट की थी कि हम स्टॉप ना करें, एग्जाम के बाद बेशक एक आधे वीक की हम ब्रेक ले लें, लेकिन उसको इमीडिएटली छोटे छोटे सेशंस के अंदर 1 घंटे का सेशन रखें, हफ्ते में 2 दिन रख लें और उसको बेसिक से स्टार्ट करें और पूरी एक एप्लीकेशन बनाएं, फिर उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएं। जब तक हमारा 4th क्वार्टर आए हम किसी
इस जगह पे पहुंच सकें कि सर हमसे कोई क्वेश्चन करें, हम उनको बता सकेंगे अच्छा ये ऐसे होता है। ठीक है, तो चलें, जबरदस्त डिस्कशन हो गया इसके ऊपर भी कि हमें कैसे चलना चाहिए प्रैक्टिकली। तो इंशाल्लाह फिर हम अब क्विज के बाद जल्दी हम अपना पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जनाब थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आसिम भाई बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। तो इंशाल्लाह फिर बात होती है इंशाल्लाह। और मैं ये ग्रुप में टच रहिएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। और विश एवरीवन ऑल द बेस्ट इन द क्विज। और इंशाल्लाह हमारी जो टीम है, ये जो हमारे साथी हैं सारे, इंशाल्लाह ये सब 4th क्वार्टर में पहुंचेंगे इंशाल्लाह।